जुलाई 2025। कश्मीर के दाचीगाम और हरवान के ऊंचे बर्फीले और बेहद घने जंगल। वहां भारतीय सेना की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो कुछ भूतों का शिकार कर रही थी। भूतों का मतलब? हाँ, मतलब ऐसे दुश्मन जो कोई आम मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते थे। अच्छा। जिनके पैरों के निशान तक नहीं मिलते थे, और जो ऐसी रेडियो तरंगों पर बात करते थे जिनका उन दुर्गम पहाड़ियों में तकनीकी रूप से देखा जाए तो कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। और इन भूतों की जो तलाश थी वो कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं था। मतलब ये उस भयानक दास्तान का एकदम आखिरी अध्याय था जिसकी शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को हुई थी। पहलगांव वाली घटना। एग्जैक्टली। पहलगांव की एक बहुत ही शांत और खूबसूरत घाटी में जो कत्लेआम हुआ था, एक ऐसी घटना जिसने मतलब रातों रात 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एक फुल स्केल युद्ध के एकदम मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया था। सच में वो वक्त बहुत ही तनावपूर्ण था। तो आज के इस गहन विश्लेषण में, या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम इसी 93 दिन लंबे घटनाक्रम की पूरी तह तक जाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम सोर्स मटेरियल के आधार पर यह समझेंगे कि वो कैसे और क्यों हुआ। सही कहा। मतलब पहलगाम के बैसरन वैली में उन 26 मासूमों की जान जाने से लेकर फिर सिंधु जल संधि का निलंबन, भारत का वो सीमा पार वाला ऑपरेशन सिंदूर, और आखिर में उन अदृश्य सिग्नल्स के सहारे आतंकियों को खत्म करने वाला ऑपरेशन महादेव। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा में हम जांच रिपोर्ट्स, सैन्य दस्तावेजों और जो कूटनीतिक बयान हैं उनका एकदम निष्पक्ष रूप से अध्ययन करेंगे। हाँ। क्योंकि इस घटनाक्रम को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसने आधुनिक युद्ध और आतंकवाद के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कह लें कि स्पष्ट कर दिया। राइट। गोलियों और तोपों की लड़ाई नहीं रह गई थी। ये डेटा, फ्रीक्वेंसी और मनोवैज्ञानिक दबाव की एक बेहद जटिल बिसात थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो शुरुआत उसी खौफनाक दोपहर से करते हैं। 22 अप्रैल 2025। पहलगाम की वेस्टर्न वैली, जिसे लोग अपनी सुंदरता के कारण मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। हाँ, बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। एकदम। वहां पर्यटक छुट्टियां मना रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, और अचानक वो क्या कहते हैं, छलावरण, कैमोफ्लाज। हाँ, कैमोफ्लाज कपड़े पहने हुए 5 आतंकी वहां दाखिल होते हैं। उनके हाथों में M4 कार्बाइन और AK-47 जैसी बहुत ही आधुनिक और भारी राइफलें थीं। और आपको पता है 2008 के जो मुंबई हमले हुए थे, उसके बाद ये नागरिकों पर हुआ सबसे घातक और टारगेटेड हमला था। बाप रे। जो जांच रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के बयान सामने आए हैं, उनके मुताबिक आतंकियों की रणनीति पूरी तरह से नफरत पर आधारित थी। मतलब उन्होंने सीधा अंधाधुंध फायरिंग नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पर्यटकों की भीड़ को घेरा, उनसे उनका धर्म पूछा। अच्छा। हाँ, और कई लोगों से कलमा पढ़ने को कहा। इसके बाद उन्होंने चुन चुनकर मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाना शुरू किया। उफ, मतलब उस मंजर की कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है। ये किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म के उस डार्क सीन की तरह लगता है जहां सब कुछ शांत होता है और अचानक तबाही मच जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये कोई फिल्म नहीं थी, कड़वी सच्चाई थी। बिल्कुल। इस बर्बरता में कुल 26 लोगों की जान गई। मारे गए लोगों में ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, लेकिन एक ईसाई पर्यटक की भी हत्या की गई। और इसी क्रूरता के बीच एक बहुत ही मार्मिक घटना भी हुई। एक स्थानीय मुस्लिम पोनी ऑपरेटर थे, आदिल शाह। हाँ, जिन्हें कुछ रिपोर्ट्स में नजाकत भी कहा गया है। राइट। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए खाली हाथों उन भारी हथियारों से लैस आतंकियों को रोकने की कोशिश की, और इस कोशिश में उसने भी अपनी जान गंवा दी। आदिल शाह का वो जो कदम उठाना, वो उस भयानक अंधकार में इंसानियत का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही दुर्लभ उदाहरण था। बिल्कुल। और हमले के तुरंत बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट, या जिसे TRF कहते हैं, उस संगठन ने इस खून खराबी की जिम्मेदारी ले ली। ये TRF वही है ना जो लश्कर का हिस्सा है? एग्जैक्टली। TRF असल में लश्कर तैयबा का ही एक प्रॉक्सी या कह लें मुखौटा संगठन है। लेकिन हुआ क्या, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमले की तस्वीरें सामने आईं, तो TRF अपने बयान से मुकर गया। पर कोई भी आतंकी संगठन तो आमतौर पर अपनी क्रूरता का प्रचार करता है ना? करता है, लेकिन जब नागरिक हताहतों की संख्या और बर्बरता का स्तर पूरी दुनिया के सामने आया, तो उन्हें लगा कि ये कूटनीतिक रूप से उनके आकाओं के लिए उल्टा पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात सोच रहा था। एक बुनियादी सवाल है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या? मतलब
बैसरन वैली कोई सुदूर अज्ञात इलाका तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यानी LOC वहां से करीब 220 किलोमीटर दूर है। तो कोई भी 5 व्यक्ति इतने भारी हथियारों के साथ 220 किलोमीटर का सफर तय करके बिना किसी चेकपोस्ट या सुरक्षा एजेंसी की नजर में आए सीधे एक टूरिस्ट स्पॉट के बीचों बीच कैसे प्रकट हो गए? मतलब ये कोई जादू तो नहीं हो सकता? जादू बिल्कुल नहीं था। इस सवाल का जो जवाब है वो हाइब्रिड मिलिटेंसी के ढांचे में छिपा है। हाइब्रिड मिलिटेंसी? हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। आतंकी सिर्फ पैदल चलकर सरहद पार से सीधे पहलगाम नहीं पहुंचे थे। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये सामने आया कि उन्होंने किसी भी पारंपरिक सड़क या रास्ते का इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा, तो वो कैसे आए? वे दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के रास्ते आगे बढ़े, लेकिन इतने लंबे रास्ते में उन्हें छिपने की जगह, खाना और लॉजिस्टिक्स किसने दिया? यहीं पर OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स। बिल्कुल, OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स का रोल आता है। ये वो लोग होते हैं जो दिखने में एकदम आम नागरिक होते हैं। कोई दुकानदार होगा, कोई छात्र होगा, जिनका पहले से कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब उन पे कोई शक भी नहीं करेगा। एग्जैक्टली। ये OGW एक चेन की तरह काम करते हैं और आतंकियों को एक सुरक्षित ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ खुफिया तंत्र की कोई एक चूक नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा और अदृश्य नेटवर्क का फायदा उठाया गया था। बिल्कुल। इस टारगेटेड हमले ने पूरे भारत में एक तरह से भूचाल ला दिया। हर तरफ से एक ठोस कार्रवाई की मांग होने लगी। ऑब्वियसली, इतना बड़ा हमला था। हाँ, और यहां से हमें भारत की रक्षा और विदेश नीति में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री ने तुरंत अपना विदेश दौरा रद्द कर दिया और सेना को पूरी तरह से खुली छूट दे दी। और जो प्रतिक्रिया थी ना, वो कूटनीतिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर बहुत तीव्र थी। अगर हम कूटनीति की बात करें तो भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो दशकों से केवल चर्चा का ही विषय रहता था। आप सिंधु जल संधि की बात कर रही हैं? हाँ, सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी को निलंबित कर दिया गया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, ये संधि कोई साधारण समझौता नहीं है। ये वो तंत्र है जो दोनों देशों के बीच बहने वाली 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय करता है। तो इसका निलंबन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा झटका था। और इसके साथ ही अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। कूटनीतिक मोर्चे पर पानी और व्यापार रोक देना एक बात है, लेकिन असली जवाब तो मैदाने जंग में दिया जाना था। बिल्कुल। और वो हुआ 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात को, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जो सेना के दस्तावेज हैं उनके अनुसार ये कोई साधारण बॉर्डर क्रॉसिंग या कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। नहीं, ये बहुत बड़े स्केल पर था। हाँ, भारतीय बलों ने पाकिस्तान और POK के बहुत अंदर जाकर, मतलब मुरीद के, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में लश्कर और जैश के 9 आतंकी ठिकानों पर सीधे और भारी हमले किए। 9 ठिकानों पर? जी। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस ऑपरेशन का पैमाना सच में बहुत बड़ा था, क्योंकि देखिए, मुरीद के और बहावलपुर जैसे जो इलाके हैं वो सीमा से बहुत दूर हैं। हाँ, काफी अंदर हैं। वहां तक जाकर स्ट्राइक करने का मतलब था दुश्मन के एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम को पूरी तरह चकमा देना या नष्ट करना। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान ने 8 मई को जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। उन्होंने भारतीय सीमावर्ती नागरिक इलाकों पर गोलाबारी शुरू कर दी। भारत ने इसे हल्के में नहीं लिया। भारत ने एस्केलेशन डोमिनेंस की रणनीति अपनाई। एस्केलेशन डोमिनेंस मतलब विवाद को अपने नियंत्रण में रखते हुए उसका स्तर बढ़ाना। और फिर 9 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया। 11 एयरबेस? हाँ, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह पंगु कर दिया गया। जब आसमान पर पूरी तरह से भारतीय वायुसेना का नियंत्रण हो गया, तब जाकर 10 मई को युद्ध विराम या कह लें सीज फायर हुआ। यहाँ मुझे एक सामरिक पहलू को समझना है। मतलब एक सवाल है जो शायद बहुत लोग सोचेंगे। हाँ, पूछिए। अगर हम किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के इतने अंदर जाकर उसके सैन्य और आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं था? मतलब क्या हम एक फुल स्केल, यहाँ तक कि परमाणु युद्ध के खतरे को न्योता नहीं दे रहे थे? इसे बिना युद्ध में तब्दील हुए कैसे रोक लिया गया? बहुत अच्छा सवाल है।
इस सिद्धांत को रक्षा विशेषज्ञ स्ट्रैटेजिक डिटरेंस या सामरिक निवारण कहते हैं। अच्छा। दशकों से पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया था कि भाई हम पर हमला मत करना। एग्जैक्टली वो ये मानकर चलते थे कि अगर वे भारत में आतंकी हमले करवाएंगे तो भारत परमाणु युद्ध के डर से कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस परमाणु ब्लैकमेल के बुलबुले को फोड़ दिया। कैसे? भारत ने बहुत नपे तुले तरीके से सिर्फ आतंकी आकाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, नागरिक ठिकानों को बिल्कुल नहीं। राइट। इससे पाकिस्तान पर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा। उन्हें समझ आ गया कि भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार है और अगर पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों की तरफ कदम बढ़ाया तो उनका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसी खौफ और सैन्य नुकसान के कारण 10 मई को वो युद्ध विराम संभव हो सका। अब इस ऑपरेशन का असर भारत के भीतर राजनीतिक गलियारों में भी खूब गूंजा। वो तो होना ही था। हाँ, संसद में जो बहस हुई वो भारतीय राजनीति के इतिहास के अहम पन्नों में दर्ज हुई है। अगर हम उस बहस को एकदम निष्पक्ष रूप से देखें, जो कि हमारा मकसद भी है, तो दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क थे। बिल्कुल। संसद के रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में पेश किया। सत्ता पक्ष का मुख्य तर्क ये था कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जो उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है उसे जमीन पर उतारा है कि घर में घुसकर मारेंगे। हाँ, आतंकियों को उनके आकाओं के घर में घुसकर खत्म किया है। और सत्ता पक्ष ने पुरानी सरकारों पर आरोप भी लगाए। क्या आरोप? उन्होंने कहा कि 1971 के युद्ध के बाद जीती हुई जमीन वापस कर देना या जो नेहरू युग की रक्षा नीतियां थी और 2004 में पोटा यानी POTA जैसे कड़े आतंकवाद विरोधी कानून को हटाना, इन्हीं ऐतिहासिक गलतियों का नतीजा है कि आतंकवाद इस हद तक फला फूला। और दूसरी तरफ विपक्ष ने भी बहुत तीखे और मैं कहूंगा प्रासंगिक सवाल उठाए। हाँ, विपक्ष का तर्क यह था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर इतनी बड़ी सफलता है तो पहलगाम में आतंकी 220 किलोमीटर अंदर कैसे घुसा है? ये तो एक वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल। उन्होंने इसे एक बड़ी खुफिया विफलता यानी इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया। इसके अलावा विपक्ष ने सरकार की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए और मारे गए आतंकियों के पाकिस्तानी नागरिक होने के स्पष्ट सबूतों की मांग की। और देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है। दोनों पक्षों के इन तर्कों ने पूरे देश में एक व्यापक बहस को जन्म दिया। सही बात है। राजनीतिक बहस अपनी जगह थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई अभी भी मुंह बाए खड़ी थी। वो 5 आतंकी। एग्जैक्टली। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं की तो कमर तोड़ दी थी, लेकिन जिन 5 आतंकियों ने पहलगाम में असल में ट्रिगर दबाए थे, जिन्होंने 26 लोगों का खून बहाया था, हाँ, वे अभी भी कश्मीर के घने और दुर्गम जंगलों में कहीं छिपे हुए थे। और यहीं से इस कहानी का सबसे जटिल और रोमांचक हिस्सा शुरू होता है, ऑपरेशन महादेव। ये कोई पारंपरिक सैन्य हमला नहीं था। ये पूरी तरह से खुफिया जानकारी पर आधारित 93 दिनों का एक कैट एंड माउस गेम था। चूहे बिल्ली का खेल। बिल्कुल। 22 मई से 28 जुलाई 2025 तक चलने वाले इस ऑपरेशन का जिम्मा मुख्य रूप से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और सेना की स्पेशल फोर्सेस के कंधों पर था। और ये काम भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। सच में। NIA ने जमीन पर जांच का जाल बिछाया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने करीब 1055 संदिग्धों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। 1055 लोग? हाँ, और 3000 घंटे से ज्यादा के CCTV और अन्य वीडियो फुटेज खंगाले गए। बाप रे, 3000 घंटे। इस गहन जांच का पहला बड़ा नतीजा तब मिला जब बशीर और परवेज नाम के 2 स्थानीय OGW को गिरफ्तार किया गया। ये वही मददगार थे ना? हाँ, इन्हीं दोनों ने बेसरन वैली के हमले से पहले उन 5 आतंकियों को पनाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। तो बशीर और परवेज की गिरफ्तारी एक सुराग जरूर थी, लेकिन आतंकी अभी भी पकड़ से बाहर थे। मैंने जांच रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इन आतंकियों का कोई डिजिटल फुटप्रिंट था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। आज के समय में हर इंसान को उसके मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स या इंटरनेट यूसेज से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन ये आतंकी किसी भी आम मोबाइल नेटवर्क या सिम कार्ड का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे। और तकनीक का यही पहलू ऑपरेशन महादेव का केंद्र बिंदु है।
देखिए, आम मोबाइल फोन का सिग्नल जो होता है वो सेल टावर्स के जरिए जाता है, जिसे इंटरसेप्ट करना या ट्रैक करना एजेंसियों के लिए बहुत आसान होता है। तो इससे बचने के लिए आतंकियों ने क्या किया? उन्होंने चीनी अल्ट्रा रेडियो तकनीक और लोरा मॉड्यूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लोरा यानी लॉन्ग रेंज? जी, लॉन्ग रेंज। इसके जरिए वे YSMS भेजते थे। ये क्या होता है? ये एक बेहद उन्नत किस्म के एन्क्रिप्टेड यानी कोड किए हुए मैसेज होते हैं। इस लोरा तकनीक को अगर हम आम भाषा में समझें, हाँ, तो ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक बहुत भीड़ भरा कमरा है जहां हर कोई लाउड स्पीकर पर बात कर रहा है। अच्छा, ठीक है। वो लाउड स्पीकर हमारा पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क है जिसे हर कोई सुन सकता है, लेकिन जो लोरा है वो एक डॉग विसिल की तरह है। ये एक ऐसी खास और दबी हुई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जो उस लाउडस्पीकर के शोर के बीच से गुजर तो जाती है, लेकिन उसे केवल वही सुन सकता है जिसके पास दूसरी डॉग विसिल हो। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। है ना? ये रेडियो तरंगे बिना किसी सेल टावर के मीलों दूर तक संदेश भेज सकती हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ये तरंगे रेडार या सेल टावर पर दिखी नहीं रही थीं, तो सेना ने इन भूतों को खोजा कैसे? इसी अदृश्य चुनौती का जवाब भारत के रक्षा अनुसंधान ने अपनी स्वदेशी तकनीक से दिया। अच्छा। हाँ, सुरक्षा बलों ने दाचीगाम और हरवान के ठंडे, ऊंचे और घने जंगलों में, जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी, विशेष प्रकार के स्वदेशी सेंसर्स स्थापित किए। ये सेंसर्स खास तौर पर उन अल्ट्रा सिग्नल्स या आपकी भाषा में कहें तो उस डॉग विसिल की फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए बनाए गए थे। वाह। 24 घंटे और 7 दिन इन जंगलों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की गई। दिन रात? बिल्कुल। करीब 2 महीने के लंबे और थका देने वाले इंतजार के बाद जुलाई के अंत में आखिरकार इन सेंसर्स ने उन एन्क्रिप्टेड रेडियो तरंगों को पकड़ ही लिया। मतलब उन्हें वो ट्रेस मिल गया? हाँ, आतंकियों के संचार का वो अदृश्य धागा अब एजेंसियों के हाथ में था। और बस उस धागे को पकड़कर 28 जुलाई को महादेव चोटी के पास मुलनार इलाके में सेना की 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस पहुंच गईं। वहां एक बेहद सटीक और भीषण इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। इनमें सुलेमान शाह नाम का आतंकी भी था, जो पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG का पूर्व कमांडो बताया गया। और देखिए, किसी पूर्व कमांडो का इस आतंकी सेल को लीड करना, ये साफ तौर पर इसमें पाकिस्तानी सेना की संलिप्तता की ओर इशारा करता है। बिल्कुल करता है। और उसके साथ हमजा अफगानी और जिब्रान नाम के 2 और आतंकी ढेर हुए। लेकिन आतंकियों को मार गिराना तो ऑपरेशन का सिर्फ एक हिस्सा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। कानून और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये साबित करना भी जरूरी था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहलगाम में जनसंहार किया था। और यहीं पे फॉरेंसिक साइंस ने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। कैसे? बैस्टर्न वैली में 22 अप्रैल को हमले की जगह से गोलियों के जो खाली खोल यानी केसिंग्स मिले थे, उन्हें सुरक्षित रखा गया था। जब मुलनार एनकाउंटर के बाद आतंकियों की AK-47 और M4 राइफलें बरामद हुईं, तो बैलिस्टिक जांच की गई। अच्छा। आपको पता होगा, हर बंदूक की फायरिंग पिन गोली के खोल पर एक अनोखा निशान छोड़ती है। हाँ, वो बंदूक के फिंगरप्रिंट जैसा होता है। एग्जैक्टली। तो फोरेंसिक जांच में बैस्टर्न के खोल और इन राइफलों का 100% मिलान हो गया। कमाल है, यानी विज्ञान ने बिना किसी शक के साबित कर दिया कि इन्हीं हथियारों से वो कत्लेआम हुआ था। बिल्कुल। इसके अलावा उनके पास से पाकिस्तान में बनी कुछ चॉकलेट्स और अन्य सामग्रियां भी मिली, जो उनके सीमा पार से आने के प्रत्यक्ष भौतिक सबूत थे। ऑपरेशन महादेव के सटीक अंत ने न सिर्फ पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि आप कितनी भी उन्नत तकनीक के पीछे छिप लें, आप कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते। बिल्कुल सही। लेकिन पता है, इस पूरे घटनाक्रम ने कूटनीति, सेना और खुफिया एजेंसियों की क्षमता को तो परखाई, पर इसका एक बहुत गहरा असर नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ा। बिल्कुल। अगर हम कूटनीतिक मोर्चे की बात करें तो FATF, संयुक्त राष्ट्र और CO जैसे मंचों ने इस क्रूर हमले की कड़ी निंदा की। लेकिन इसका सबसे सीधा और दर्दनाक असर कश्मीर की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर हुआ। कश्मीर तो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। हाँ, टूरिज्म ही मेन है वहाँ। और इस हमले के बाद पर्यटकों में ऐसा खौफ बैठा कि पर्यटन में 52% की भारी गिरावट दर्ज की गई। 52%? बाप रे। करीब प्रमुख पर्यटन स्थल तो महीनों तक बन रहे हैं। और आर्थिक नुकसान के साथ साथ इसका जो सामाजिक ताना बाना था, वो भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। वो कैसे? देखिए, आतंकवाद का एक बड़ा लक्ष्य केवल लोगों को मारना नहीं होता। उनका लक्ष्य होता है समाज को भीतर से तोड़ना
और दो समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत का जहर घोलना। राइट। इस घटना के बाद देश के कुछ हिस्सों में यही देखने को मिला, हाँ। जहां पड़े रहे कश्मीरी छात्रों को बिना उनकी किसी गलती के शक और नफरत का सामना करना पड़ा। ये किसी भी आतंकी घटना का सबसे त्रासद पहलू होता है कि आम निर्दोष नागरिक दोनों तरफ से पिसता है। बिल्कुल। लेकिन जहां नफरत सिर उठा रही थी, वहीं इंसानियत ने भी अपने गहरे निशान छोड़े। जब पहलगाम और श्रीनगर में पर्यटक हमले के बाद बहुत दहशत में थे, तो श्रीनगर के सिख समुदाय ने अपने गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। उन्होंने डरे हुए पर्यटकों को सुरक्षित पनाह दी, लंगर छकाया और उनकी हिफाजत की। सच में। और इंसानियत का इससे भी बड़ा और भावुक उदाहरण लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने दिया। लेफ्टिनेंट नरवाल इसी हमले में शहीद हुए थे। अपने पति को इतनी क्रूरता से खोने के असीम दुख और सदमे के बावजूद उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय टीवी पर आकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस नफरत का बदला आम कश्मीरियों को निशाना बनाकर बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, उस शोक संतप्त महिला को शांति की अपील करने के लिए सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग और नफरत का शिकार होना पड़ा। ये बहुत ही शर्मनाक था, है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब आतंकवाद हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, तो हम अपनी रक्षा करते करते कहीं अपनी संवेदनाएं और इंसानियत तो नहीं खोते जा रहे। आतंकवाद से लड़ना सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं है, यह हमारे समाज के मूल चरित्र को बचाए रखने की भी लड़ाई है। 2025 का सार निकालें तो ये सिर्फ एक आतंकवादी हमले और उसके जवाब की कहानी नहीं है। ये दक्षिण एशिया की सुरक्षा नीतियों में आए एक पैराडाइम शिफ्ट का दस्तावेज है। एकदम। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार ये संदेश स्थापित कर दिया कि परमाणु युद्ध का डर दिखाकर अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऑपरेशन महादेव ने ये दिखाया कि पारंपरिक युद्ध के दिन अब लद चुके हैं। अब लड़ाई डेटा, इंक्रिप्शन और इंटेलिजेंस की है। इस पूरे विश्लेषण के बाद ना एक विचार है जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है। क्या? हमने देखा कि कैसे आतंकियों ने सेल टावर्स को छोड़कर लोरा मॉड्यूल और इनक्रिप्टेड रेडियो तरंगों का सहारा लिया, और कैसे हमारी सेना ने स्वदेशी सेंसर से उस अदृश्य जाल को भेदा। तो क्या हम उस भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं जहां आने वाले युद्ध किसी मैदान, आसमान या समुद्र में नहीं, बल्कि इन अदृश्य डिजिटल तरंगों और स्पेक्ट्रम के बीच लड़े जाएंगे? ये संभावना नहीं, बल्कि अब एक हकीकत बनती जा रही है। क्या अगली बार जब कोई ऐसा खतरा किसी सीमा का पार जन्म लेगा, तो उसे ट्रैक करने और खत्म करने के लिए किसी सैनिक को गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या किसी सर्वर रूम में बैठा कोई इंसान सिर्फ एक कोड डालकर दुश्मन के हथियारों या संचार तंत्र को नष्ट कर देगा? सोचने वाली बात है। आज की इस कहानी ने हमें बताया है कि शांति बनाए रखने की कीमत बहुत बड़ी है, और भविष्य में उस शांति की रक्षा के लिए हमें उन अदृश्य सिग्नल्स और डिजिटल परछाइयों से लड़ना होगा जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। बिल्कुल। इसी विचार के साथ द डीप डाइव के आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस जटिल विषय को समझने के लिए ये सच में एक बेहद जरूरी चर्चा थी। हमारे साथ इस गहराई तक जाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। याद रखिए, जो चीजें सतह पर नजर आती हैं, असली कहानी हमेशा उसके बहुत नीचे उन अदृश्य तरंगों में छिपी होती है।